Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, ई फिजिक्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन। हमारी जो यूनिट चल रही है वो है मैग्नेटिज्म, और आज का जो टॉपिक अपना है वो है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स, यानी कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। अब हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों की अगर बात करी जाए तो हम इनके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी दो कॉइल्स, ऐसी दो कुंडलियाँ जिनका प्लेन, जिनका तल एक दूसरे के पैरेलल हो, जिनकी एक्सिस यानी अक्ष जो है वो एक ही हो, यानी कॉमन हो दोनों कुंडलियों की अक्ष, दोनों की रेडियस सेम होनी चाहिए, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनकी रेडियस त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, दोनों ही कॉइल्स में करंट सेम मैग्नीट्यूड का फ्लो होना चाहिए, और दोनों ही कॉइल्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। अगर कोई भी दो कुंडलियां इन सब कंडीशंस का, इन सभी शर्तों का पालन करती हैं तो हम ऐसी कॉइल्स को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स। एक बार फिर से उन कंडीशन को रिपीट कर देते हैं कि दोनों कॉइल्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड, समान परिमाण का फ्लो होना चाहिए, दोनों कॉइल्स एक दूसरे के पैरेलल रखी होनी चाहिए, प्लेन उनके एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, और दोनों की अक्ष जो है वो कॉमन होनी चाहिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो उनकी दोनों की रेडियस के बराबर होनी चाहिए, दोनों की रेडियस भी सेम होनी चाहिए। ऐसी दो कॉइल्स को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। तो ये तो बात ये होगी कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल हम बोलते किसको हैं। अब जरा ये देखते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का यूज क्या है। तो हम जहाँ भी एक्सपेरिमेंटली हमें कहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कहीं भी हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र अगर प्रायोगिक रूप से चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स का यूज करते हैं, क्योंकि दोनों कुंडलियों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो लगभग एक समान होता है हर पॉइंट पे। तो कहीं भी हमें एक्सपेरिमेंटली जब भी आवश्यकता पड़ेगी कहीं भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, तो वहाँ हम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक सिंपल सी मैग्नेट लेता हूं तो इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके चारों ओर वो यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी जैसे जैसे हम चुंबक से दूर चलते जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो कम लगातार होती जाती है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्मली जो एपरेटस यूज किया जाता है उसके लिए हम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का यूज करते हैं। अब हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो मैं आपको यहाँ चित्र में एक बार दिखाता हूँ। तो ये हैं वो दोनों कॉइल्स जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं इस तरह से, दोनों की रेडियस जो है वो आर हमने मान रखी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आर है, दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी सेम फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है। इसमें अगर मैं क्लॉकवाइज बोल रहा हूँ तो ये करंट भी क्लॉकवाइज ही होगा, और दोनों की जो अक्ष है, दोनों की जो एक्सिस है वो एक ही है, यानी दोनों की अक्ष कॉमन है। तो ये जो अरेंजमेंट सामने आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर इन दोनों कॉइल्स के ठीक सेंटर पर मैं एक पॉइंट लेके चलूँ तो वो ये हो गया P। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी R/2। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी R/2, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो R है। तो पॉइंट P पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ इस कॉइल के कारण, इनको एक बार हम नाम दे देते हैं, जैसे ये है पहली कॉइल C1, ये दूसरी कॉइल है C2। तो अगर मैं C1 के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो ये चीज़ हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कॉइल की एक्सिस पर और इसके सेंटर से R/2 दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका 0.72 गुना होता है, यानी इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं B1 से शो करूँ, है ना, B1 से, तो B1 इज इक्वल्स टू 0.72 इंटू B सेंटर। इस कॉइल ने यहाँ पर इतना चुंबकीय क्षेत्र बनाया है, ऐसे ही ये वाली कॉइल यहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, तो इसकी भी डिस्टेंस वही है R/2।
इसकी रेडियस भी वही है, इसमें करंट भी सेम फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब ये वाली कॉइल भी यहाँ पर सेम इतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, जिसको मैं B2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो 0.72 इंटू बी सेंटर इसने भी बना दिया। अब बात करते हैं यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, दोनों का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम उससे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ जो दोनों ने अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाए इतने इतने, उनकी डायरेक्शन क्या क्या होगी। तो ये वाली कॉइल में अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। ऐसे करके अपन इस रूल से निकाल सकते हैं कि हम उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमा रहे हैं ऐसे करके, तब अंगूठा उधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी राइट साइड में। ठीक है, ये हो गई B1 की डायरेक्शन, ये वाली। अब इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो क्योंकि करंट इसमें भी सेम ऐसे ही फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो इसके लिए भी मुझे उंगलियाँ यूँ ही घुमानी पड़ेंगी। अंगूठा अभी भी उधर जा रहा है, इसका मतलब ये वाली जो कुंडली है ये भी इस एक्सिस के प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर ही बनाएगी। पॉइंट चाहे वो इधर ले लूँ, सेंटर पे ले लूँ या इधर ले लूँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसका इधर ही बनेगा, क्योंकि इसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहे हैं B1 और B2 सेम डायरेक्शन में होने के कारण दोनों ऐड हो जाएंगे। तब हम कह सकते हैं कि पॉइंट P पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो कितना होगा, दोनों ऐड हो गए सेम डायरेक्शन में होने की वजह से, तो B इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2, यानी B इज इक्वल्स टू 0.72 इंटू बी सेंटर प्लस 0.72 इंटू बी सेंटर, है ना, यानी कि ये डबल हो गया और डबल हो गया तो 1.44 ये और ये इंटू बी सेंटर। तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का जो सेंटर होता है, दोनों का जो मध्य बिंदु होता है कुंडलियों का, उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई एक कॉइल के सेंटर पर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का 1.44 टाइम्स इतना गुना होता है। अब ये तो बात ये हो गई कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन कितना रहा है, और हमने भी वो बीच में कहाँ निकाला है, बिल्कुल मध्य में निकाला है, पॉइंट P पर निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड इतना बन रहा है। अब हम जरा ये चेक कर लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पर इतना, ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसा ही रहता है या वो चेंज होता है, यानी कि इन दोनों कॉइल्स के बीच में अलग अलग पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। तो पिछले वाले टॉपिक में हमने कोई एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, वो शो किया था एक ग्राफ के द्वारा, इस तरह से, है ना, कि इस अक्ष पर हमने डिस्टेंस x ले रखी थी दोनों ही डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट में, और इस वाले एक्सिस पे हमने ले रखा था मैग्नेटिक फील्ड, और ग्राफ जो मिला था कुछ इस तरह का ग्राफ मिल रहा था ऐसे। तो एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह से चेंज होता है, लेकिन अब की बार जो कॉइल हैं हमारे पास वो दो कॉइल हैं, है ना, C1 और C2। तो ये वाली कॉइल भी इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी अपने चारों ओर, है ना, इधर उधर, और ये वाली कॉइल भी अपने दोनों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वो ऐसा ही बनाएगी। यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इधर बन रहा है और ये वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो इधर बन रहा है, क्या ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे। इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड में, यानी कि ये वाला, और सेम इसका भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा वो ऐसा होगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग को मैं आपको एक फिगर से, एक ग्राफ में अलग से दिखा रहा हूँ कि दोनों ओवरलैप होंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से दिख रहा होगा। तो ये दोनों कुंडलियों के अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में जो दूरी के साथ परिवर्तन होता है वो मैंने आपको दो अलग अलग ग्राफों से दिखाया हुआ है ना। ये वाला जो ग्राफ है वो कॉइल C1 का है और ये जो है वो C2 का है, ये दूसरा वाला। यानी इस पर हमने C1 का मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है B1, और दूसरी वाली कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इस वाली एक्सिस पे ले रखा है। यहाँ इस एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले रखी है दोनों ही कॉइल्स के लिए। पहली कॉइल की डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट है, दूसरे के लिए वो यहाँ से स्टार्टिंग होगी, है ना। यानी ये पहली वाली कॉइल का सेंटर है, ये दूसरी वाली कॉइल का सेंटर है, ये वो पॉइंट है जो दोनों के बीच में है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है R।
तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो r/2 हो गई। और हमें एक चीज़ और पता है कि कोई भी कॉइल के सेंटर से r/2 दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का करीब 72% रह जाता है। इसका मतलब इस डिस्टेंस पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इतना, ये सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का लगभग कितना हो चुका है, 72% हो चुका है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक नति परिवर्तन बिंदु, हमें कोई भी ग्राफ में 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलते हैं ना, 2 नति परिवर्तन बिंदु, तो एक नति परिवर्तन बिंदु तो दोनों ग्राफों का कॉमन हो गया। एक ये वाले का यहाँ कहीं होगा इधर, और ये वाले ग्राफ में इधर कहीं होगा यहाँ, है ना ये। अच्छा अब जरा ये देखते हैं कि हमने ये बात पहले ही कर रखी है, दोनों कॉइल के बीच में यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाता है। तो जैसे ग्राफ से आप देख पा रहे हो कि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, अतिव्यापित हो रहे हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, उसी में इसका भी जा रहा है। इसका मतलब इस क्षेत्र में दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में अतिव्यापित हो रहे हैं। और क्योंकि सेम डायरेक्शन में होते हैं तो यहाँ अतिव्यापन का मतलब हो गया, यहाँ ओवरलैपिंग का ये मतलब निकलता है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड जुड़ रहे हैं। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाया पहली कॉइल ने और इतना ही बनाया दूसरी कॉइल ने, दोनों जुड़ गए तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डबल हो जाएगा, है ना। यानी इतना प्लस इतना, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहाँ इस पॉइंट पर लगभग इतना। अब जरा हम इस पॉइंट से आगे पीछे चलते हैं। हमें ये पता चल गया कि दोनों की वजह से इस पॉइंट P पर, ये वाला जो मिडिल में जो पॉइंट आ रहा है ना r/2 डिस्टेंस पे, ये दूरी r/2 है, ये भी r/2 है। इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, तो वो तो बन गया P। अब इससे आगे पीछे चलें, यानी कि यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, वो जरा चेक करते हैं। इस ग्राफ को जब हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि नति परिवर्तन बिंदुओं के आसपास के क्षेत्र में जो वक्र होता है वो लगभग सरल रेखा के रूप में होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है ना, लगभग सरल रेखा के रूप में होता है। इसका मतलब वहाँ वक्र की जो ग्रेडियंट है, जो प्रवणता है, वो कांस्टेंट होती है। और प्रवणता कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड में जो परिवर्तन होता है वो एक समान रूप से होता है, यानी अचानक बढ़ता नहीं जा रहा, अचानक घटता नहीं जा रहा, जो परिवर्तन हो रहा है वो एक समान रूप से हो रहा है। तो यहाँ देखें जरा कि अगर मैं पॉइंट P से आगे चलता हूँ, क्योंकि जब मैं पॉइंट P पर हूँ तब तो इस वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इतना है और ये वाली कॉइल का भी मैग्नेटिक फील्ड इतना है। लेकिन जब मैं पॉइंट P से आगे जा रहा हूँ, मतलब जब मैं इधर बढ़ना स्टार्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं पहली वाली कॉइल से तो दूर होता जा रहा हूँ। अभी पॉइंट P पर थे, अब अगर मैं इधर चल रहा हूँ ना, इधर, तो इसका मतलब पहली कॉइल से दूर होता जा रहा हूँ लेकिन दूसरी वाली कॉइल के पास आता जा रहा हूँ। जब मैं पहली कॉइल से दूर हो रहा हूँ तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है। देखो यहाँ से जब यहाँ आया तो मैग्नेटिक फील्ड इतना रह गया, इतना, और आगे चला तो मैग्नेटिक फील्ड और कम हो गया। तो जैसे जैसे पहली कॉइल से मैं दूर होता जा रहा हूँ, पहली वाली का चुंबकीय क्षेत्र तो घट रहा है लेकिन मैं दूसरी के नज़दीक आता जा रहा हूँ, और दूसरे के नज़दीक आता जाऊँगा तो देखो पहले जब मैं यहाँ था तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना बन रहा था दूसरी वाली का, जब मैं यहाँ आया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, इतना हो गया, और आगे आया तो थोड़ा और बढ़ के इतना हो गया। यानी कि जब हम पॉइंट P से राइट साइड में चलना स्टार्ट करेंगे तो पहली वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड तो घटेगा और दूसरी वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगा। और क्योंकि हम बिंदु, जो नति परिवर्तन बिंदु है उसके आसपास ही हैं, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड में घटना या बढ़ना जो हो रहा है, जो घटने बढ़ने की जो प्रक्रिया चल रही है वो एक समान दर से चल रही है, क्योंकि नति परिवर्तन बिंदु के आसपास के क्षेत्र में जो प्रवणता होती है वक्र की वो नियत रहती है, यानी परिवर्तन एक समान रूप से होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट P से आगे जाने पर ये वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जितना कम होता है, ये वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लगभग उतना ही बढ़ जाता है। यानी पॉइंट P पे तो दोनों के ही इक्वल थे, लेकिन जब मैं इधर चलने लगा तो पहली वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ और दूसरी वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। पहले दोनों के ही पॉइंट P पे कितने थे, 10 और 10 माना मैंने। अब जैसे जैसे मैं आगे चलता जा रहा हूँ, पहली का कम हुआ, 10 से 8 हुआ, इसका 10 से 12 हुआ। तो पहले भी इनका टोटल 20 था, जब ये 8 ये 12 हो जाएगा तो टोटल अभी भी 20 रहेगा। और आगे चलूँगा तो ये और कम हो गया, ये 6 हो गया, ये जो है वो 14 हो गया, तो अभी इनका टोटल 20 रहेगा। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट P से आगे चलूँगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रहेगा लगभग जितना कि अभी यहाँ पॉइंट P पर था। सेम यही कहानी पीछे की तरफ भी होगी कि मैं अगर उधर न जाके इधर चल के आता हूँ तो उस वाली का तो घटेगा लेकिन इसका क्या बढ़ेगा। तो जब भी हम पॉइंट P से आगे पीछे चलते हैं तो एक
कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है, लेकिन उस कमी की पूर्ति दूसरी वाली कॉइल करती रहती है क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लगभग नियत रहेगा, क्योंकि एक का जितना घटता है दूसरी उतनी बढ़ा देती है अपने मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसीलिए इन दोनों का टोटल चुंबकीय क्षेत्र P पर अगर इतना था तो लगभग हर पॉइंट पे इतना ही रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली वास्तव में ये देखा जाए तो हमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता ही हो, कुछ ऐसा, यानी लगभग सीधी सी रेखा मिलती है। एग्जैक्ट सीधी तो नहीं होती है और उसकी वजह भी आपके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि लगभग सीधी रेखा, एग्जैक्ट बिल्कुल सीधी रेखा थोड़ी ना जो मैं कह दूँ कि प्रवणता नियत है। तो परिवर्तन जो होता है वो पूरी तरह से एक समान न होकर थोड़ा सा वेरिएशन होता है, और उस वेरिएशन की वजह से ये रेखा एकदम सीधी ना मिलकर लगभग सीधी सी मिलती है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक रेखा जो है वो सरल है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों कॉइल्स का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग कांस्टेंट बना हुआ है पहली से लेकर दूसरी कॉइल दोनों के बीच में। तो इसलिए जब भी हमें किसी प्रयोग में और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर हम ऐसी दो कॉइल्स को लेकर उनके बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी बातें तो हो गई हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की। अब अगला टॉपिक है एक छोटे धारावाही लूप की और किसी चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना, है ना, कंपैरिजन ऑफ ए स्मॉल लूप विद मैग्नेटिक डायपोल, यानी चुंबकीय द्विध्रुव। तो तुलना करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि मैग्नेटिक डायपोल किसको कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। हालांकि मैग्नेटिक डायपोल हमें अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, इसको लेके काफ़ी कुछ बातें करनी है। लेकिन अभी के लिए आप केवल इतना समझ लो कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें दो मैग्नेटिक पोल होंगे, दो चुंबकीय ध्रुव होने चाहिए, दोनों ध्रुवों की जो प्रबलता है वो सेम होनी चाहिए, दोनों की जो नेचर है, दोनों की जो प्रकृति है वो अपोजिट होनी चाहिए। मतलब एक एन ध्रुव होना चाहिए तो दूसरा एस ध्रुव होना चाहिए, और वो अगर एक दूसरे से उचित दूरी पर रखे हुए हैं तब ऐसा जो अरेंजमेंट बनता है इसको हम बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सिंपल सी बार मैग्नेट ले सकता हूँ, एक क्षण चुंबक ले सकता हूँ। क्षण चुंबक का मतलब एक क्षण के समान चुंबक, इस तरह की एक चुंबक है, एक तरफ एन ध्रुव है दूसरी तरफ एस ध्रुव है, दोनों की प्रबलता भी ध्रुवों की समान है और दोनों एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तब ऐसी व्यवस्था को मैं बोलूँगा चुंबकीय द्विध्रुव। तो मैग्नेटिक डायपोल का एक एग्जाम्पल होता है क्षण चुंबक, है ना। जैसे इसमें एक तरफ एन ध्रुव होगा, मान लो ये इसका एन ध्रुव है और ये इसका एस ध्रुव है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये एक चुंबकीय द्विध्रुव है। बस मुझे एक छोटे से करंट लूप की, एक छोटा सा छल्ला है तार का, उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक छोटा सा लूप बन गया, करंट कैरिंग लूप। उसकी तुलना मुझे करनी है एक चुंबकीय द्विध्रुव से, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि उसकी तुलना मुझे एक क्षण चुंबक से करनी है। अब तुलना मैं कैसे करूँगा, तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इसके ये जो पोल हैं एन और एस पोल, इन दोनों को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है, जो काल्पनिक रेखा होती है, इसको तो हम बोलते हैं चुंबक की एक्सिस, यानी ये तो इसकी अक्ष हो गई। और एक ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है ना, और इन दोनों के सेंटर से होके जा रही है, यानी इस तरह की जो एक लाइन होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर कह लें या फिर इसको हम निरक्ष बोल सकते हैं, निरक्ष, है ना। ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं अक्ष। इनका थोड़ा अभी यूज करूंगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाली लाइन जो दोनों पोल्स को मिलाते हुए जा रही है, इमेजिनरी लाइन होगी, उसको तो हम अक्ष बोलेंगे। और वो वाली लाइन जो इसके तो परपेंडिकुलर है लेकिन सेंटर से होके जा रही है, चाहे वो ऐसे करके जा रही हो या फिर वो ऐसे करके जा रही हो, इस लाइन को हम बोलते हैं इसकी निरक्ष। अगले चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम क्या है कि एक चुंबकीय द्विध्रुव लेके चलेंगे या एक क्षण चुंबक लेके चलेंगे और उसकी एक्सिस पे हम कोई पॉइंट लेकर उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि एक चुंबक अपनी एक्सिस पर कोई भी एक डिस्टेंस ले रखी है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की, सेंटर से और पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है मैंने उसको एक्स माना हुआ है। इस पॉइंट पर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ इस तरह से मिलता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है ना, हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना मिलता है।
इसमें m क्या है, तो यहाँ m को हम बोलते हैं इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अभी इस पर कोई बात नहीं करेंगे, इसको भी हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। तो बस ये समझ लें x क्या है, मैग्नेट के सेंटर और प्रेक्षण बिंदु इन दोनों के बीच की दूरी है। m को हम बोलते हैं इस मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल का डायपोल मोमेंट बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं यहाँ पर m को। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। अब वो डिपेंड करता है, इसके आगे माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है कि आपने इधर निकाला है कि इधर निकाला है, इसीलिए मैं वेक्टर में न लिख के इसको आपको केवल मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो डायरेक्शन अलग अलग बातों पे डिपेंड कर जाएगी, तो मैं आपको इसका केवल एक मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि कोई भी एक मैग्नेट अपनी एक्सिस के किसी पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। अब हम किसको कंपेयर करने वाले हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं एक छोटे से करंट कैरिंग लूप को इस मैग्नेट से या इस चुंबकीय द्विध्रुव से हम इसकी तुलना कर रहे हैं। यानी मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा लूप जो होता है करंट कैरिंग लूप, उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो व्यवहार है वो एक क्षण चुंबक के समान ही होता है। तो उसका व्यवहार क्षण चुंबक के समान होता है, ये मैं ऐसे सिद्ध कर सकता हूँ कि एक लूप की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ और वो मैग्नेटिक फील्ड जो अभी आया है उतना ही अगर आ जाता है, यानी लूप की एक्सिस पे और मैग्नेट की एक्सिस पे अगर दोनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेम आता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो छोटा सा लूप जो है वो इसके जैसा व्यवहार कर रहा है। तो हम एक छोटा सा लूप लेके चलते हैं, उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, x डिस्टेंस पे ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ भी x पे ही निकाला है, फिर देखते हैं वो कितना निकल के आ रहा है। तो मान लो मेरे पास ये इस तरह का एक छोटा सा लूप है, करंट कैरिंग लूप है ना, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस r है, इसमें करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है और यहाँ से x डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट दे रखा है P, इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, एक्चुअली निकाल चुके हैं इससे पिछले वाले टॉपिक में। और वो कितना आता है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला मिला था B = म्यू नॉट n I r² अपॉन 2 r² प्लस x² होल पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड हम पहले से ही पता कर चुके हैं, इतना होता है कोई भी लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अच्छा, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि हमने जो लूप ले रखा है वो काफ़ी छोटा लूप है, यानी इतना छोटा लूप है कि इसकी रेडियस इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि नगण्य है। और क्योंकि r की वैल्यू x की तुलना में बहुत छोटी है, तो फिर r² की वैल्यू x² की तुलना में और भी ज़्यादा छोटी होगी। तो बहुत ज़्यादा छोटी होने की वजह से इसकी वैल्यू मैं x² के कंपैरिजन में इसको छोड़ सकता हूँ, और जब मैं इसको छोड़ दूंगा तब जो वैल्यू बचेगी, यानी मैं लिख लूँ पहले कि r जो है बहुत छोटा है x से, तब हम r² को x² के कंपैरिजन में छोड़ रहे हैं। अब b की वैल्यू होगी म्यू नॉट n I r² अपॉन 2 और इधर x² की पावर 3/2, ये तो छोड़ दिया हमने। x² की पावर 3/2 का मतलब होगा x³, तो म्यू नॉट n I r² अपॉन 2x³, है ना। इसको थोड़ा सा चेंज करके देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 और आगे इधर n I r² अपॉन x³। अब मैंने इसमें अपनी तरफ से 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे इक्वेशन को और 2 पाई से इसको डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं इतना। तो फिर b देखिए म्यू नॉट अपॉन इंटू ये दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई, है ना। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n I और पाई r², है ना, अपॉन x³। अब ये पाई r² क्या है, तो हमने जो लूप ले रखा है उसकी रेडियस अगर r है तो इसका जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई r², मतलब ये एरिया, इसकी जगह मैं a लिख सकता हूँ। तो फिर b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2n I और इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, तो a अपॉन x³। अब यहाँ ये जो टर्म्स आ रहा है ना NIA, इसी को बोलते हैं हम मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी ये जो है वो चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। इस पे तो आगे चल के चर्चा करेंगे इसका वास्तव में क्या मीन होता है इसका, लेकिन अभी आप केवल इतना समझ लें NIA को हम बोलते हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ केवल m। तब b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2m अपॉन x³
यानी हमने एक छोटे से लूप की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो सेम वही आता है जो कि एक सिंपल सी छड़ चुंबक की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक छोटा धारावाही लूप जो होता है, ये कंडीशन केवल छोटे धारावाही लूप के लिए ही है, क्योंकि देखो ये आंसर हमारा तब आया है जब मैंने अपने डेरिवेशन में ये कंडीशन लगाई है ना, यानी जब हमने आर को बहुत छोटा माना है। और अगर आर को मैंने बहुत छोटा माना है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक छोटा सा करंट लूप है। तो एक छोटे से करंट लूप का जो बिहेवियर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि एक छड़ चुंबक का होता है, यानी एक चुंबकीय द्विध्रुव का होता है। तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि एक छोटा लूप जो होता है वो एक चुंबक के समान, एक चुंबकीय द्विध्रुव के समान बिहेव करता है। अब बात ये आ जाती है कि अगर इस लूप का व्यवहार जो है वो एक छड़ चुंबक के समान है, एक चुंबकीय द्विध्रुव के समान है, तो फिर इसमें भी दो ध्रुव होने चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक लूप जो है वो द्विध्रुव के समान व्यवहार कर रहा है, छड़ चुंबक के समान व्यवहार कर रहा है, तो जैसे कि एक द्विध्रुव में, एक छड़ चुंबक में दो ध्रुव होते हैं एन और एस, ऐसे ही एक लूप में भी दो ध्रुव होने चाहिए। भाई चुंबक के एक सिरे को हम एन ध्रुव बोलते हैं तो दूसरा वाला जो होता है वो एस ध्रुव होता है। लेकिन लूप की अगर बात करी जाए तो लूप में तो कोई सिरा ही नहीं है इस तरह का, तो उसमें एन और एस ध्रुव कौन से होते हैं? तो उसके बारे में आपको ये समझना है कि एक लूप जो इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें दो सरफेस होती हैं, इसमें दो पृष्ठ होते हैं। एक ये सामने वाला पृष्ठ होगा लूप का, अगर मैं इसको सर्कुलर लूप मान लूँ तो एक पृष्ठ इसका सामने वाला होगा और एक ये पीछे वाला होगा, ये वाला है ना। तो ये दोनों पृष्ठ जो होते हैं किसी भी लूप के, यही यहाँ पर चुंबकीय ध्रुवों का काम करते हैं। यानी एक छड़ चुंबक में ये होते हैं एन और एस, एक लूप में, करंट लूप में ये होते हैं एन और एस, इधर वाले दोनों सरफेस जो हैं। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों सरफेस में कौन सा एन ध्रुव है और कौन सा एस ध्रुव है? तो उसके लिए प्रेक्षणों के आधार पर एक परिपाटी बनाई गई है, एक नियम बनाया गया, वो आपको याद रखना है। तो वो परिपाटी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। उसके लिए मैंने क्या है कि ये दो लूप ले रखें। इस लूप में मान लो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे करके, है ना। और ये वाले लूप में करंट में अपोजिट दिखा रहा हूँ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है ऐसे करके। सामने से देखने पे इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाले लूप में करंट जो है वो क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है। तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ इसको कि ये वाले लूप में क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये वाले लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कोई भी लूप में सामने से देखने पर अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो इस लूप का सामने वाला जो सरफेस होगा, जो सामने वाला पृष्ठ होगा, वो यहाँ पर काम करेगा एस ध्रुव का, है ना। और किसी लूप को सामने से देखने पर अगर उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो वाला सरफेस उसका काम करेगा एन ध्रुव का। अब इनके पीछे वाले जो सरफेस होंगे वो अपने आप ही अपोजिट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको सामने से देख रहा हूँ, मुझे करंट अगर इसमें क्लॉकवाइज फ्लो होता हुआ दिख रहा है तो मैं सामने वाले को तो एस कह दूंगा, पीछे वाला अपने आप ही एन हो जाएगा। या फिर आप पीछे से जाके जब इसी करंट को देखोगे तो वही आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अरे आप करके देख सकते हैं, किसी चीज़ को आप घुमाएं, इधर आके देखेंगे उस घूमती हुई चीज़ को, अगर वो आपको क्लॉकवाइज घूमती दिख रही है तो उधर जाके देखने पे वही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूँ, करंट मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तब ये एस हो जाएगा। अगर मैं इसी करंट को पीछे से जाके देखूंगा तो जो क्लॉकवाइज दिख रहा था वही एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, यानी पीछे वाला सरफेस जो होगा इसका, इधर वाला जो सरफेस होगा वो एन ध्रुव बन जाएगा। तो ये परिपाटी से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी करंट लूप का कौन सा सरफेस एस ध्रुव है और कौन सा एन ध्रुव है। उसके लिए हमें करंट की डायरेक्शन देखनी होती है। जिस सतह को आप देख रहे हो उधर करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वो वाले को आप बोल दोगे एस, पीछे वाला अपने आप ही एन हो जाएगा। और अगर उस सरफेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है ऐसे करके, तो इसको अपन बोल देंगे एन पोल, एन ध्रुव, और पीछे वाला अपने आप ही एस ध्रुव हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण की गति। तो हमें इसमें अब ये देखना है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वो कैसे पथ पर चलता है, यानी उसकी मोशन का जो पाथ बनता है वो किस प्रकार का बनता है, और वो भी अलग अलग सिचुएशन में देखना है। एक तो वो सिचुएशन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है या तो आवेशित कण, या फिर ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तब उसका पथ कैसा बनेगा। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि अब की बार आवेशित कण जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, लंबवत दिशा में चल रहा है, तो उसके गति का पथ कैसा बनेगा, है ना। और तीसरी बात हमें ये देखनी है कि अगर कोई आवेशित कण
ना तो फील्ड के पैरेलल चल रहा है, ना परपेंडिकुलर चल रहा है, इन दोनों के अलावा कोई और ही एंगल पे चल रहा है, तब ऐसी स्थिति में उसकी मोशन का पाथ किस तरह से बनेगा। तो फर्स्ट केस हम ये लेके चल रहे हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो भी चार्ज पार्टिकल है, जो भी आवेशित कण है, वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चल रहा है, यानी या तो इसकी दिशा में चल रहा है, क्षेत्र की दिशा में, या फिर विपरीत चल रहा है। जैसे मान लो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है ना, बी, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये है कोई चार्ज्ड पार्टिकल जो ऐसे करके चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, मान लो v वेलोसिटी से। इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो कितनी है, वो q है, मतलब जो आवेश है वो q परिमाण का है। या तो वो फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है तो एंगल 0 हो गया फील्ड के साथ में वेलोसिटी का, है ना। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी अगर इधर है तो 180 हो गया। दोनों ही कंडीशन में इस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो 0, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हम निकालते कैसे, लॉरेंज फार्मूले से, क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा या तो 0 है या 180 है, तो ऐसी दोनों ही कंडीशन में एफ एम की वैल्यू हो गई 0, यानी कि इस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज्ड पार्टिकल पे कोई भी बल आरोपित नहीं करेगा। और जब कोई बल आरोपित नहीं करेगा तो ये जिस पथ पे चल रहा था ठीक वैसे ही चलता रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ रखा है कि जब तक वस्तु पर हम कोई बाहर से बल आरोपित नहीं करेंगे तब तक वो जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहेगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि ऐसी स्थिति में ये जो पथ बनेगा इस आवेशित कण का, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक सरल रेखीय पथ पर ये गति करेगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई, है ना। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड केस ये है कि अब के बाद जो आवेशित कण है वो मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। अगर हम इसको फिगर में दिखाएं तो मान लो अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूँ, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड अभी भी हम इसका बी मान लेते हैं, बी वेक्टर। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज्ड पार्टिकल है Q, ठीक है ना। उसने किसी भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, किसी से मतलब परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। जैसे सपोज करो अभी वो चार्ज पार्टिकल यहाँ था, है ना, और अब वो बोर्ड पर कहीं भी चलने लग जाए, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, हर कंडीशन में वो परपेंडिकुलर ही रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यूँ करके है। बोर्ड पर यूँ चलेगा तब भी लंबवत, ऐसे चलेगा तब भी लंबवत, यूँ तिरछा चलेगा तब भी वो लंबवत ही रहेगा। यानी बोर्ड पर उसने किसी एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया और मैं इसको पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इससे भी फ़र्क पड़ता है कि अगर ये पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता तो पथ कैसा होता, और पॉजिटिव है तो कैसा होगा। तो मैं अभी सुविधा के लिए इसको क्या है कि पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहा हूँ कि ये एक धनावेश है जो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, है ना। तब हमें ये देखना है कि अब इसका जो पथ बनेगा गति का वो किस प्रकार का बनेगा। तो अगर ये चार्ज इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, और वो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं। तो उसके लिए हम लॉरेंज फार्मूला यूज करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। इधर थीटा की वैल्यू 90 होगी क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो साइन 91 हो गया। यानी हमें पता चल गया कि इस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, QVB, है ना। अच्छा, अब जरा ये देख लेते हैं, इसको तो मैं फर्स्ट इक्वेशन दे दूं। अब देखते हैं ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यानी इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी, और वो हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। उसके लिए मुझे ये वाली उंगली रखनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये रखनी होती है करंट की डायरेक्शन में, ये वाली उंगली, है ना, और अंगूठा बताता है चुंबकीय बल की दिशा। अब की बार जो फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर है, तो ये वाली उंगली तो मुझे अंदर की तरफ रखनी है, और ये किधर रखनी है, करंट की डायरेक्शन में। यहाँ करंट नहीं है, लेकिन यहाँ जब ये चार्ज चल रहा है तो चलता हुआ आवेश धारा का निर्माण करता है। अब अगर आवेश इधर चल रहा है तो धारा भी इधर ही बनेगी क्योंकि धनावेश है। अगर ये ऋणावेश होता तो धारा फिर इधर बनती, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा था कि माइनस प्लस से भी फर्क पड़ेगा पथ पर।
तो अगर मैं इसको धनावेश मान के चल रहा हूँ तो ये इधर चलेगा तो धारा भी इधर ही बनेगी। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो मुझे ये उंगली करंट की डायरेक्शन में रखनी है, ये वाली जो उंगली है ये मुझे रखनी है अंदर की तरफ। तब अंगूठा बताएगा इस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, यानी इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ये होगी, है ना, FM। तो क्योंकि ये इधर चल रहा था उसकी वजह से ये ऐसे, मतलब इस बल की वजह से क्या ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। जो इधर जाने वाला था वो यूं करके ऐसे घूम गया, और मान लो घूम के इस पॉइंट पे आ चुका है यहाँ पर। जब ये यहाँ आ चुका है तो अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, है ना। कोई भी अगर किसी वक्रीय पथ पर कोई कण चलता है तो उसकी गति की दिशा हम उस पर एक स्पर्श रेखा खींच के पता कर लेते हैं। तो यहाँ इसकी गति की दिशा ये होगी, यानी अब की बार वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, और अब की बार मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा तो फिर से देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल से। ये फील्ड की डायरेक्शन में जो कि अंदर है, ये करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज की डायरेक्शन ऐसे है तो करंट की भी ऐसे ही होगी। अब की बार ये वाली सिचुएशन है, यानी अब की बार फोर्स इधर लगेगा, यानी कि ये फोर्स फिर से इसके परपेंडिकुलर हो गया। पहले भी इसकी गति की दिशा के लंबवत लगा था और अभी भी इसकी गति की दिशा के लंबवत फिर से लग रहा है। तो जो चार्ज ऐसे जाने वाला था वो फिर से मुड़ जाएगा, है ना, यहां से मुड़ के ये फिर से ऐसे करके आ गया। जब ये कण यहाँ आ जाएगा तो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन अब की बार ये होगी, और अब हम देखते हैं कि इस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, यानी अब की बार जो FM है वो किधर लगेगा। तो ये उंगली मुझे अभी भी अंदर रखनी है, ये वाली उंगली किधर रखनी है, करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ है तो करंट भी इधर ही बनेगा। तो इसका मतलब अब की बार सिचुएशन ये होगी कुछ, है ना, ये उंगली अंदर रखनी है, ये करंट की डायरेक्शन में। तो फोर्स जो है वो अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है इस पर, यानी अभी भी परपेंडिकुलर है फोर्स। तो जो ऐसे जाने वाला था वो यूं न जाके इस बल की वजह से वो फिर से घूम जाएगा। अब ये यहाँ कहीं आ गया, यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ, अब फोर्स किस तरफ, तो फिर से वही लगाते हैं ये सिचुएशन। अब के बाद फोर्स फिर से अंदर की तरफ है तो फिर से घूम जाएगा और फाइनली यहाँ आ जाएगा। तो हमने फाइनली ये देखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल और किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर चलना स्टार्ट करता है फील्ड के, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक सर्कुलर पाथ पर घूमने लग जाता है ना। और कौन घुमा रहा है उसको सर्कुलर पाथ पे, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स हर पॉइंट पर इसकी गति की दिशा के लंबवत बना रहा है, और क्योंकि ये लंबवत बना रहा है इसीलिए अब ये जो गति हुई है चार्ज पार्टिकल की वो एक सर्कुलर पाथ पर हुई है। क्योंकि हमने इस तरह का एक फोर्स पहले पढ़ रखा है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। क्योंकि अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है वो भी किधर होती है, हमेशा सर्कुलर पथ पर घूमते हुए कण के सेंटर की तरफ होती है। और सेंटर की तरफ होने का मतलब वो भी हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है वेलोसिटी के। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है? ये चुंबकीय बल ही क्या अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है? अरे हम अभिकेंद्रीय बल उसी नेट बल को तो बोलते हैं जो सेंटर की तरफ लग रहा होता है। तो अब के बाद ये है जो सेंटर की तरफ लग रहा है हर पॉइंट पे, बीच में मैंने दिखाया नहीं है, वहाँ से भी फोर्स ऐसे ही लगता सेंटर की तरफ। तो यही है जो इस बार अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को जब भी शो करते हैं FC। और अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ना, इसका जो मास है, इसका द्रव्यमान है m, स्मॉल m। जिस पथ पर ये चक्कर लगा रहा है अब उसकी रेडियस है स्मॉल r, त्रिज्या, है ना। और वेलोसिटी आपको पहले से ही पता है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में न लेके केवल v लेके चल रहा हूँ तो मैं इसको चाल कह सकता हूँ। तो ये कितनी चाल से चक्कर लगा रहा है, इस पर v चाल से चक्कर लगा रहा है, तब इस पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू कितनी होगी, mv²/r। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि FC = Fm। और FC Fm दोनों की वैल्यू यहाँ पर अगर हम रख लें तो mv²/r = qvb।
ठीक है ना। v से एक v ये कैंसिल हो जाएगा, एम वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू बी। ये आया थर्ड इक्वेशन। और इस थर्ड इक्वेशन के बेसिस पे हम अलग अलग पैरामीटर्स इसके ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर हमसे रेडियस पूछी जा रही है तो मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी पूछी जा रही है तो v की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पाथ की रेडियस निकाल लूँ, है ना, कि त्रिज्या कितनी होगी। तो रेडियस की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, एम वी अपॉन क्यू बी, ये रेडियस होगी इसकी। ऐसे अगर मैं यहाँ से स्पीड निकालूँ, यानी केवल v की वैल्यू निकालूँ, तो स्पीड यहाँ से निकाल लेते हैं। सेम इसी फॉर्मूले से v की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो r उधर जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू क्यू बी आर, है ना, अपॉन एम वी। अपॉन m, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे हम इसका टाइम पीरियड पता कर सकते हैं, आवर्तकाल पता कर सकते हैं कि इसका आवर्तकाल कितना होगा। तो अगर मैं आवर्तकाल निकालूं तो कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। किस फॉर्मूले से, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूले से निकालें। एक पूरे सर्कल में घूमने में इसको जो समय लगेगा उसी को तो हम टाइम पीरियड बोलते हैं, उसी को तो हम आवर्तकाल कहते हैं, है ना। तो वो तो आवर्तकाल हो गया t। और एक पूरा चक्कर घूमने में इसने जो दूरी तय कर रखी है वो हो गई 2 पाई r, परिधि के बराबर। और किस चाल से चक्कर लगा रहा है, तो v चाल से चक्कर लगा रहा है। r की वैल्यू मैंने पहले से निकाल रखी है, वो इसकी जगह रख लेता हूँ। तब t इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी अपॉन वी, है ना। v से v कैंसिल हो गया, तब t इज इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड आ गया। इसके अलावा अगर मैं फ्रीक्वेंसी और निकाल लूँ यहाँ से, आवृत्ति कितनी होगी इस पर जो चक्कर लगा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी और कैलकुलेट कर सकते हैं यहीं से। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ मान लो n से शो करूँ तो n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, है ना। तो n इज इक्वल्स टू, इसको अपोजिट कर देते हैं, क्यू बी अपॉन 2 पाई m। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। साथ में मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ पर, कोणीय आवृत्ति, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ हमने पीछे पढ़ रखी है 11th में, 2 पाई n, या फिर मैं 2 पाई अपॉन टी भी कह सकता हूँ। n की वैल्यू ये वाली है, रख लेते हैं इधर। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, और इंटू n की वैल्यू ये है क्यू बी अपॉन 2 पाई m। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तब ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या रहा, क्यू बी अपॉन m, क्यू बी अपॉन m। तो अभी जो हमने टाइम पीरियड निकाला, अभी हमने जो फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, इनको देख के आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये वाली जो वैल्यू है टाइम पीरियड की या फ्रीक्वेंसी की, ये इनकी वेलोसिटी पे, चार्ज पार्टिकल के वेग पर या फिर उस पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है ना। मतलब अगर क्या होगा, मैं इस वेलोसिटी को डबल कर दूं, जो कण वृत्ताकार पथ पे घूम रहा था, अगर उसकी चाल बढ़ा के 2 गुनी कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम देख पा रहे हैं इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा विरोधाभास होता है कि जब चाल बढ़ा देंगे तो ये अपना चक्कर जल्दी लगा लेगा, तो आवर्तकाल घट जाना चाहिए था। लेकिन आवर्तकाल देख पा रहे हो कि चाल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो, ये वाले फॉर्मूले से। अगर मैं चाल को बढ़ा के डबल कर देता हूँ, यानी v को मैं 2v कर देता हूँ, तो रेडियस भी तो डबल हो जाएगी फिर, क्योंकि अब ये हो जाएगा 2mv अपॉन क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिस रेशियो में चाल बढ़ा रहा हूँ, क्या उसी रेशियो में दूरी भी बढ़ जाती है जो आवेशित कण को तय करनी पड़ रही है। यानी पहले चाल कम थी तो डिस्टेंस भी कम चलनी पड़ रही थी, चाल ज़्यादा है तो अब के बाद उसको दूरी भी ज़्यादा चलनी पड़ रही है। इसीलिए उसको जो समय लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना कि पहले लग रहा था। तो ना आवर्तकाल में कोई परिवर्तन होता है चाल को कम ज़्यादा करने से, ना फ्रीक्वेंसी में, ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दे सकते हो कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें इसको पॉजिटिव माना हुआ है ना। अगर मैं इसको नेगेटिव लेके चलता, यानी अगर ये ऋणावेश होता, तो क्या फ़र्क पड़ता। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता और मैग्नेटिक फील्ड सेम ऐसा ही होता, तो पथ कैसा बनता।
मतलब अभी तो इस पे जो चक्कर लगा रहा था ये इस वाले एग्जाम्पल में, वो ऐसे ही तो चक्कर लगा रहा था, यूँ एंटी क्लॉकवाइज घूमा अभी तक तो ये। अगर ये नेगेटिव होता तो पथ कैसा बनता, या फिर ये पॉजिटिव ही होता लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे करके होता बाहर की तरफ, तो पथ कैसा बनता, या फिर ये नेगेटिव होता और ये मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ होता तो पथ कैसा बनता। ये सारी चीज़ें आपके सोचने की रही, ठीक है ना, आप खुद सोचें और फिर कमेंट करें। अब केस थर्ड में हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस बार जो चार्ज पार्टिकल है वो ना तो फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है, ना फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ना फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है, बल्कि इन सब के अलावा किसी और ही एंगल पे चल रहा है। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि वो ऐसे चल रहा है, यानी ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस तरह से उसने चलना स्टार्ट किया है ना। ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूँ थीटा, यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो चार्ज पार्टिकल है अपने पास में Q, वो फील्ड की डायरेक्शन से थीटा कोण बनाते हुए किसी कोण पर चल रहा है। तब ऐसी स्थिति में उसका जो पथ बनेगा वो कैसा होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो पथ बनता था वो या तो स्ट्रेट लाइन के रूप में होता था या सर्कुलर बनता था। स्ट्रेट लाइन कब है, जब वो फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी पैरेलल है अगर चुंबकीय क्षेत्र के तो सीधी रेखा में चलेगा, लंबवत है तो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। अब की बार ऐसा है तो फिर कैसे पथ पे चलेगा, तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स लेके चलता हूँ। एक कंपोनेंट इधर ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है ना, ये क्या आएगा v cos थीटा, ये वाला घटक है ना, और एक घटक जो इधर आएगा वो आएगा कितना v sin थीटा। यानी कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमने दो घटक इसके तोड़े हैं। एक जो घटक है ये वाला, ये चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल है, समांतर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v पैरेलल इज इक्वल्स टू v cos थीटा, है ना। और एक ये है लंबवत है, v परपेंडिकुलर है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू v साइन थीटा। इसका काम खत्म हो गया, इसकी जगह ये दो वेलोसिटी इसके पास में आ चुकी हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि इस बार इस आवेशित कण के पास में दो वेग हैं, एक है v cos थीटा जो क्षेत्र की डायरेक्शन में है ना, और एक है v साइन थीटा जो कि क्षेत्र की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब पिछले दो केसों से हमें इतना तो पता चल ही गया है कि जो वेग क्षेत्र की दिशा में होता है वो आवेशित कण को सरल रेखीय पथ पर चलाता है, और जो वेग क्षेत्र की लंबवत दिशा में होता है वो उसको सर्कुलर पाथ पर घुमाता है। और इस बार इसके पास में ये दोनों ही वेग हैं, तो इसका मतलब इसको दोनों ही प्रकार की गति करनी है। मतलब अब की बार इस आवेशित कण को सीधी रेखा में भी चलना है आगे, और साथ ही साथ वृत्ताकार पथ पर भी घूमना है। तो इन दोनों गतियों के प्रभाव में फाइनली इसका पथ जो है वो किस प्रकार का बनेगा, क्योंकि इसको ऐसे भी आगे बढ़ते जाना है और साथ ही साथ इसको यूँ भी घूमना है। तो इस बार इसका जो पथ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ये वृत्ताकार पथ पे भी घूम रहा है और साथ ही साथ आगे भी बढ़ता चला जा रहा है इस तरह से। यानी इस तरह का जो पथ बनता है, एक स्प्रिंग के जैसा जो पथ बनेगा, ऐसे करके यूँ आगे भी बढ़ता जा रहा है, घूमता भी जा रहा है, ऐसे वाले पथ को हम बोलते हैं हेलिक्स, है ना। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि अब की बार जो पथ बनेगा वो एक कुंडलिनी आकृति का होगा, इस प्रकार का। और अगर उसको मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो पथ कुछ ऐसा होगा। कुछ इस तरह का पथ फाइनली बना। जब ये किसी एंगल थीटा पे एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ना स्ट्रेट लाइन में चलेगा एग्जैक्टली, ना केवल सर्कुलर पाथ पर चलेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पथ बनेगा वो हेलिक्स पथ बनेगा। इस तरह से ये चल रहा है। अब यहाँ हम कुछ पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। जैसे फिर से हम वही बात लेके चलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो क्या इसको कोई न कोई अभिकेंद्रीय बल, कोई न कोई सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, तो वो बल देगा जो इसको सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा है। और वो बल क्या है, तो वो चुंबकीय बल है। इसका मतलब मैं यहाँ फिर से वही कह सकता हूँ कि इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए Fc, वो कहाँ से मिल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स Fm से। अब इनकी वैल्यू रखते समय मुझे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ मैं जो वेलोसिटी यूज करूँगा इन फॉर्मूलों में, वो कौन सी वेलोसिटी यूज करी जाएगी, क्योंकि इस बार इसके पास में दो वेग हैं, एक है ये v पैरेलल ये वाला, और दूसरा है v परपेंडिकुलर। तो हम देख रहे हैं ये जो कहानी चल रही है वो किसके लिए चल रही है, सर्कुलर पाथ के लिए। और सर्कुलर पथ पर इसको कौन घुमा रहा है, ये वाला वेग, लंबवत दिशा में जो वेग होता है उसकी वजह से इस वृत्ताकार पथ पर घूमता है।
तो इस बार मुझे जो वेलोसिटी लेनी है वो ये वाली लेनी है। तो एफ सी की वैल्यू जब मैं लिखूंगा एम वी स्क्वायर आर, तो उसमें वी परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे ही एफ एम लंबवत दिशा में जो बल लगता है वो होता है क्यू वी बी। तो वी की जगह वी परपेंडिकुलर लेना, यानी कि क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी, है ना। इससे एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी। यहाँ से हम वो डिफरेंट चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं मान लो रेडियस निकालूं सर्कुलर पथ की, तो वो रेडियस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आर इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, और इसकी वैल्यू भी रख सकता हूँ मैं यहाँ से वी साइन थीटा, तब आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये रेडियस आ गई। ऐसे हम स्पीड भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर स्पीड निकालें तो यहाँ से ही निकालेंगे, वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, और वी परपेंडिकुलर की वैल्यू वी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। मैं v की वैल्यू निकालता हूँ तो क्यू बी आर अपॉन एम साइन थीटा, ये वेलोसिटी आ गई। इसके बाद फिर ऐसे ही टाइम पीरियड भी निकालेंगे, सेम उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, और वो सेम वैल्यू वही आएंगी इस बार कट पिटने के बाद जो इससे पिछले वाले में आई थी। यानी अगर मैं टाइम पीरियड यहाँ से निकालूंगा तो वो टाइम पीरियड सेम वही आएगा जो अभी आया था, यानी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, खुद निकाल के देखना। टाइम पीरियड की वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन सब की वैल्यू सेम वही आने वाली जो कि अभी तक आई थी। इसके अलावा इसमें एक नया पैरामीटर हम जो पढ़ेंगे वो है पिच। पिच यानी कि चूड़ी अंतराल। इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पिच का मतलब क्या है, चूड़ी अंतराल हम किसको कहते हैं। तो आप देखें जरा इस फिगर से, अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें कि ये जो पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल, ये आगे बढ़ने के साथ साथ यूँ सर्कुलर पथ पे भी मूव कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और जब तक अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो वापस इसी पॉइंट पे लौट के नहीं आएगा। सोचो अगर इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से, और जब ये एक चक्कर पूरा लगा के आएगा तो यहाँ कहीं पहुँचेगा, यहाँ, है ना, क्योंकि ये थोड़ा आगे भी तो बढ़ रहा है। ये वाला जो वेग है ये इसको आगे लेके जा रहा है, ये वाला जो वेग है ये इसको घुमा रहा है। तो जब तक अपना ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके आएगा ऐसे करके, तब तक ये यहाँ कहीं पहुँचा। तो अपना एक सर्किल कंप्लीट करने में इसने क्षेत्र की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस तय कर रखी होती है उसको हम पिच बोलते हैं। यानी कि जब कोई आवेशित कण इस तरह के हेलिक्स पथ पे चल रहा होता है तो अपना कोई भी एक चक्कर पूरा करने में फील्ड की डायरेक्शन में वो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है उसको हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल, या उसको हम बोलते हैं पिच। या फिर इसके आधार पर समझ लो, जैसे एक सिंपल सा पेच होता है, उसमें ऐसे ऐसे करके बहुत बारीक बारीक सी चूड़ियाँ बनी होती हैं। अगर अपन उन चूड़ियों के अंदिश चलना शुरू करें तो एक बार जब यूँ हम घूम के आएंगे तब तक हम एक चूड़ी को पार कर चुके होंगे। यानी कि किन्हीं दो क्रमांगत चूड़ियों के बीच का जो अंतराल होता है वो चूड़ी अंतराल कहलाता है। इसमें भी कुछ ऐसी व्यवस्था है पेच के जैसी। तो अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अगली बार एक चक्कर लगा के जब आएगा लौट के तो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा, उसको हम पिच बोलते हैं। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि आवेशित कण द्वारा क्षेत्र की दिशा में तय की गई, एक चक्कर में तय की गई दूरी, या फिर एक आवर्तकाल कह सकता हूँ, क्योंकि एक चक्कर में उसको समय जो लगेगा वो एक आवर्तकाल है। तो एक टाइम पीरियड में जितनी भी दूरी तय कर लेता है आवेशित कण, ये वाली जो दूरी है ये वाली, इसको हम पिच बोलते हैं। और x से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला फिर से वही लेके चलते हैं, कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पिच के लिए हम डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, इसको हम डिस्टेंस ले रहे हैं, पिच यही तो है, यानी x आएगा इसकी जगह। स्पीड यानी कि इस डायरेक्शन में वो कौन सी स्पीड से चल रहा है, तो ये है v पैरेलल, यानी कि v पैरेलल लेके चलेंगे यहाँ पर, v पैरेलल इनटू टाइम। एक बार उसको घूमने में कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जो एक चक्कर में ये आगे बढ़ जाता है। तो एक चक्कर में इसको जो समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कहते हैं।
इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू वी पैरेलल की वैल्यू तो हो गई वी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड ये निकला हुआ है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, है ना। तो x की वैल्यू फाइनली क्या मिली हमें, 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। ये इसकी पिच हो गई।